आगे हम लोग यहाँ पर अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अब कैपेसिटेंस के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। कैपेसिटेंस के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो बेसिकली किसी भी कंडक्टर को अगर आप चार्ज देते हैं तो वो चार्ज बेसिकली उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनका रेशियो जो है बेसिकली कांस्टेंट यहाँ पर पाया जाता है। Q अपॉन V आपका कांस्टेंट होता है और उस कांस्टेंट रेशियो को ही हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कैपेसिटेंस से डिफाइन करते हैं। आगे अगर हम लोग यहाँ पर बात करें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तीन तरीके के मेजर कैपेसिटर्स हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक होगा आपका स्फेरिकल कैपेसिटर और एक होगा आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है वो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D से हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। और बेसिकली बीच का ये जो मीडियम है आपका, इसको भी अगर हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर दें तो फिर आपका कैपेसिटेंस, जैसे कि डाइलेक्ट्रिक वगैरह हम लोग यहाँ पर फिल कर दें तो कैपेसिटेंस जो है वो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A अपॉन D। डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, लेट्स से वो एप्सिलॉन R से अगर हम लोग डिनोट कर रहे हैं तो वो इस तरीके से डिफाइन किया जाएगा। अगर मैं बात करूं आगे आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटेंस, तो आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R से डिफाइन किया जाता है। ये आपका आइसोलेटेड कंडक्टर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है कि आपके पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है तो स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस जो है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R से डिफाइन करेंगे। और अगर मीडियम अगेन हम लोग रिप्लेस कर दें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R। K बेसिकली क्या है, वही डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कांस्टेंट है। आगे अगर हम लोग बात करें स्फेरिकल कैपेसिटर, तो स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी आपको याद रहना चाहिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। ए बेसिकली क्या है, स्फेरिकल कैपेसिटर कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आपके पास ये एक इनर स्फीयर है जिसका रेडियस स्मॉल है और आउटर स्फीयर का रेडियस जो है वो स्मॉल b अगर है तो यहाँ पर इनके बीच का जो रीजन है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका रहेगा, वहां पर एनर्जी स्टोर होगी और वो आपका स्फेरिकल कैपेसिटर फॉर्म होगा। और स्फेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A, इससे हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में, तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है बेसिकली वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिनोट किया जाता है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन ln B अपॉन A। ये आपको याद रखना है। वही सिंपल टर्म्स जो है, L आपका क्या है, लेंथ ऑफ कैपेसिटर, और B आपका आउटर रेडियस होगा, आउटर स्फीयर का आउटर आपके सिलेंडर का रेडियस होगा, और A जो है वो आपके इनर सिलेंडर का यहाँ पर रेडियस होगा। आगे अगर हम लोग देखें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, मान लीजिए कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, उनको हम लोगों ने कनेक्ट किया है। अब उनको कनेक्ट करने के भी दो तरीके पॉसिबल हैं। कैपेसिटर्स ऑलरेडी चार्ज अगर हैं तो ये वाला कैपेसिटर मान लीजिए V1 पोटेंशियल तक चार्ज है और ये वाला कैपेसिटर मान लीजिए V2 पोटेंशियल तक अगर चार्ज है। आपने क्या किया है कि दोनों की सेम पोलैरिटी वाली प्लेट्स को अगर आपस में कनेक्ट किया है, मतलब कि इसकी जो प्लेट पॉजिटिवली चार्ज थी उसको आपने नीचे वाले कैपेसिटर की पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से ही अगर कनेक्ट किया है तो जो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, बेसिकली चार्ज कब तक एक्सचेंज होगा, जब तक दोनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो आपका Q1 प्लस Q2 चार्ज तो ऑब्वियस सी बात है कंजर्व रहेगा। तो टोटल चार्ज इनिशियल जो था वो Q1 प्लस Q2 अगर था तो फाइनल पोटेंशियल अगर मैं V बोल दूं तो फाइनल पोटेंशियल अगर V है तो फाइनल चार्जेस कितने हो जाएंगे, C1V एंड C2V दोनों कैपेसिटर्स पे। तो Q1 प्लस Q2 जो है वो C1V प्लस C2V के बराबर होगा। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन पोटेंशियल निकाल करके ला सकते हैं C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, क्योंकि Q1 जो है वो C1V1 था और Q2 जो है वो C2V2 था। ये आपके पास कॉमन पोटेंशियल निकल करके आया। इसी के साथ हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, ये भी हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि जो आपका चार्ज होता है वो कैपेसिटेंस के रेशियो में यहां पर डिवाइड होता है। पैरेलल में अगर कैपेसिटर्स यहां पर कनेक्टेड है तो पोटेंशियल ड्रॉप दोनों के अक्रॉस सेम रहेगा। तो चार्ज अगर कैपेसिटेंस के रेशियो में हम लोग यहां पर डिवाइड करें तो C1 अपॉन C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाय Q1 प्लस Q2, एंड सेकंड वाले कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज जो है वो इसी तरीके से लिखा जा सकता है। और यहां पर साथ ही साथ एक हीट लॉस का फॉर्मूला भी आप लोग चाहें तो याद रख सकते हैं। हीट लॉस बेसिकली क्या होता है, इनिशियली स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनली स्टोर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियली ये रहा आपका पोटेंशियल एनर्जी हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, और फाइनली दोनों का पोटेंशियल क्योंकि कॉमन है तो वो हो जाएगा हाफ ऑफ C1 प्लस C2 इंटू V कॉमन कितना निकाल, ये रहा उसका स्क्वायर। तो यहां से पोटेंशियल जो आपका हीट लॉस है बेसिकली वो इतना निकल करके आता है। आगे अगर हम लोग बात करें, इसी का केस नंबर 2 है जिसमें हम लोग किया है। तो आप सोच करके देखिए कि यहां पर इनिशियल चार्ज कितना था, ये वाली प्लेट पर इनिशियल चार्ज था C1V1 और ये वाली प्लेट पर इनिशियल चार्ज था माइनस ऑफ C2। तो यहां पर ये एक्सप्रेशन आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, जो आपका फाइनल चार्ज है वो इनिशियल चार्ज के बराबर होना चाहिए। तो फाइनल चार्ज हो जाएगा C1 इंटू कॉमन पोटेंशियल प्लस C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल, जो कि यहां पर देखिए मेंशन किया गया है। और इनिशियल चार्ज कितना था, C1V1, और दूसरी पर नेगेटिव चार्ज था मतलब कि माइनस C2V2। तो यहां से आपका जो कॉमन पोटेंशियल निकल करके आता है वो कुछ इतना निकल करके आएगा।
और इसी तरीके से आप हीट लॉस भी डेराइव कर सकते हैं, इनिशियली स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनली स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, वो इतना निकल करके आता है। चलिए, तो नेक्स्ट इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लोग फोर्स बिटवीन प्लेट्स के बारे में बात कर सकते हैं। फोर्स बिटवीन प्लेट्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ये आप याद रख सकते हैं, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे ख्याल से सभी को याद होगा। पर्टिकुलर एक प्लेट पे चार्ज अगर क्यू है, ए आपका जो है एरिया ऑफ प्लेट है, तो इतना फॉर्मूला होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल से कैपेसिटर का सभी को पता होगा, जो रेजिस्टेंसेस के पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट होता है वो यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट होता है। 1/c इक्विवेलेंट हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 एंड सो ऑन। और आगे अगर हम लोग बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है आपका, उसमें जो रेजिस्टेंसेस का सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसका फॉर्मूला वैलिड होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। बेसिक सी बात है, ये मेरे ख्याल से सभी को पता होगी। आगे चार्जिंग सर्किट के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो कैपेसिटर का सिंपल चार्जिंग सर्किट हम लोगों ने यहाँ पर देखने की कोशिश की है कि इनिशियली t बराबर 0 पर कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज 0 था, और फिर आपने क्या किया, यहाँ पर t बराबर 0 पे चार्ज 0 है, और आपने यहाँ पर स्विच को अगर क्लोज कर दिया, तो स्विच को क्लोज अगर आपने यहाँ पर किया है, तो अब आप सोच करके देखिए कि किसी जनरल टाइम t तक कैपेसिटर की प्लेट पे क्यू चार्ज आ गया है। ये वाली प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज है, ये वाली प्लेट पर लेट्स से माइनस क्यू चार्ज है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि कैपेसिटर की प्लेट्स कब तक चार्ज होती रहेंगी या कब तक सर्किट में करंट फ्लो करेगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ का पोटेंशियल अगर मैं 0 लेट कर लूं, तो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। यहाँ का पोटेंशियल आपका हो जाएगा V, बैटरी का EMF, और यहाँ का पोटेंशियल आपका 0। कैपेसिटर के लिए माइनस टू प्लस मूव करेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल जो है वो Q अपॉन C होगा। कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप Q इज इक्वल टू CV से लिखा जा सकता है, Q अपॉन C। तो यहाँ पर आप सोच करके देखिए कि चार्ज जो है वो कैपेसिटर की प्लेट्स पे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो Q जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उस पॉइंट का पोटेंशियल बढ़ेगा। जब Q अपॉन C V के बराबर होगा, तो फिर रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0, तो सर्किट में करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, और वो इनफाइनाइट टाइम पे होता है। तो जो आपका करंट टाइम के साथ वेरी करता है बेसिकली, वो कुछ चार्ज जो आपका वेरी करता है टाइम के साथ, उसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से निकल करके आता है, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t अपॉन RC। और उसका अगर हम लोग ग्राफ देखें तो वो ऐसा ग्राफ है। ये जो RC है बेसिकली इसको टाइम कांस्टेंट यहां पर कहा जाता है। टाइम कांस्टेंट पे चार्जिंग सर्किट में जो चार्ज है वो मैक्सिमम का 63% रह जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जब Q अपॉन C बैटरी के EMF के बराबर होगा, तो बैटरी के EMF को हम E से भी लिख सकते हैं, तो Q मैक्सिमम जो है वो CE के बराबर होता है। तो यहां पर आप देखेंगे t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जो मैक्सिमम चार्ज है वो CE के बराबर आता है। अब ये आपको अगर समझ में आया तो आगे की कहानी तो बिल्कुल आसान है। ये चार्जिंग सर्किट है, उसमें करंट देख लीजिए आप, करंट को dq बाई dt आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। जो चार्ज का एक्सप्रेशन अभी हम लोग निकाले थे उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये आपका सर्किट में करंट निकल करके आएगा। और करंट का ग्राफ जो है वो बेसिकली एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ आता है, क्योंकि आप t बराबर 0 पे सर्किट में कैपेसिटर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, क्योंकि चार्ज 0 है उसकी प्लेट्स पे, तो उसको सिंपल कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो करंट आपका E अपॉन R, मतलब बैटरी और एक रजिस्टर, इसी तरीके से आपका करंट आएगा। और t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे आप क्या कर सकते हैं, कैपेसिटर को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट 0 हो जाता है, तो वहां पर सर्किट में आपका करंट, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0 हो जाता है, तो करंट आपका सर्किट में 0 होगा। और हीट डिसिपेटेड की अगर मैं यहां पर बात करूं, तो बेसिकली बैटरी का जो वर्क डन है उसमें से आप क्या करिए, यहां पर कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर हुआ है उसको माइनस कर दीजिए। बैटरी ने जो टोटल वर्क किया है उसमें से कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो हीट डिसिपेटेड मेरे को यहां पर मिल जाएगी। तो आप देखिए बैटरी का वर्क डन क्या होता है, चार्ज फ्लोन थ्रू दी बैटरी मल्टीप्लाइड बाय ईएमएफ ऑफ बैटरी, उसमें से कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी हाफ CE स्क्वायर हम लोगों ने यहां पर माइनस कर दी, तो वो आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा, हीट डिसिपेशन आ जाएगा। आगे अगर हम लोग बात करें किसी भी जनरल टाइम t तक हीट डिसिपेशन की बात करनी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कर चुके हैं, इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर के बारे में अगर हम लोग बात करें, V इज इक्वल टू IR, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाले थे, तो V इज इक्वल टू IR से आपका ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आ जाएगा। उसका ग्राफ भी कुछ इस तरीके से निकल करके आता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, Q इज इक्वल टू CV, आप यहां पर देखिए Q इज इक्वल टू CV से अगर हम लोग देखें तो चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप Q बाई C। तो वो जो Q का एक्सप्रेशन आप निकाले थे चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वो यहां पर रिप्लेस करिए, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकल करके आता है, इनिशियली 0, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ। नेक्स्ट अगर हम लोग यहां पर बात करें डिस्चार्जिंग सर्किट, डिस्चार्जिंग सर्किट का मतलब क्या है कि कैपेसिटर आपके पास है और कैपेसिटर जो है वो ऑलरेडी चार्ज है, और उसके अक्रॉस आपने एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया। तो रजिस्टर अगर आपने यहां पर कनेक्ट कर दिया, इनिशियली चार्ज मान लीजिए Q0 और माइनस Q0 था, KVL आप लगाते हैं सर्किट में, तो जो आपका चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आता है वो कुछ इस तरीके से निकल करके आता है, Q इज इक्वल टू Q0 e टू द पावर माइनस t अपॉन RC, और वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। आपका करंट जो है सर्किट में dq बाई dt से आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ dq बाई dt, क्योंकि आपका चार्ज जो है वो ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ।
वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अगर आप देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से मेंशन किया जा सकता है, वो आप देख सकते हैं Q इज इक्वल टू CV से। और हीट डिसिपेशन आप देख सकते हैं, और हीट डिसिपेशन अप टू टाइम T तक आप देख सकते हैं, वो भी आपको ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब या डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब हम लोग यहाँ पर इंसर्ट करते हैं तो बेसिकली ऐसा पाया जाता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनिशियल वैल्यू का 1/k टाइम्स यहाँ पे रह जाता है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करते ही जो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/k टाइम्स हो जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, आप सोच करके देखिए कि ये वाली प्लेट पर इनिशियली प्लस सिग्मा चार्ज था, ये वाली प्लेट पर माइनस सिग्मा चार्ज था। दोनों की वजह से किसी मिडिल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपन देखेंगे तो वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यानी कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, और उसका 1/k टाइम्स देखिए हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया है। और इसी तरीके से अब यहाँ पर क्या होता है, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब आप इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटर की ये पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट जो है उसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक स्लैब की ये वाली सरफेस पे, मतलब कि जो ये अंदर वाली लेफ्ट वाली सरफेस है, लेफ्ट वाला जो फेस है वहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और राइट वाली प्लेट पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो इनर सरफेस है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। तो अब आपके पास 4 प्लेट हो चुकी हैं, एक ये कैपेसिटर की प्लेट, एक ये वाली कैपेसिटर की प्लेट, एक डाइलेक्ट्रिक पर इंड्यूस चार्ज और एक डाइलेक्ट्रिक पर ये पॉजिटिवली इंड्यूस चार्ज। पॉजिटिवली इंड्यूस चार्ज और नेगेटिवली इंड्यूस चार्ज की जो डेंसिटीज हैं वो सिग्मा बी और माइनस सिग्मा बी से हम लोग यहाँ पे डिनोट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड वैसा ही होगा। आपके पास बेसिकली 2 प्लेट्स हो गई, सिग्मा बी और माइनस सिग्मा बी वाली, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा दोनों की वजह से। अब हम लोग यहाँ पर क्या बात किए हैं कि किसी भी पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1/k टाइम्स रह जाता है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 1/k टाइम्स रह जाता है तो हम लोग यहाँ पर क्या कोशिश कर रहे हैं, बाउंड चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करने की। वो जो आपका इंड्यूस चार्ज है बेसिकली उसको बाउंड चार्ज भी कहा जाता है। तो वो वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका यहाँ पर अगर 1/k टाइम्स रहेगा तो सिग्मा अपॉन k एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपका जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड था कैपेसिटर की प्लेट्स की वजह से वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और बाउंड चार्ज की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऑलरेडी k टाइम्स हो गया है, डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा है। तो जो बाउंड चार्ज का यहाँ पर डेंसिटी है वो इतना निकल करके आ जाता है सिग्मा इंटू 1-1/k, और जो बाउंड चार्ज का वैल्यू है वो आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं या मेंशन कर सकते हैं। एक चीज और यहाँ पर याद रखने वाली है कि कैपेसिटर की प्लेट्स में अगर हम लोग यहाँ पर पूरे के पूरे यहाँ पर पोर्शन को डाइलेक्ट्रिक से फिल कर देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस जो है C डैश वो k टाइम्स हो जाता है। मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर k है तो यहाँ पर जो आपका कैपेसिटेंस है वो k टाइम्स हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर पार्शियली हम लोग डाइलेक्ट्रिक फिल कर दें तो देखिए क्या होता है, तो पार्शियली अगर आप डाइलेक्ट्रिक फिल करेंगे तो आप इसको बेसिकली क्या कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि आपके पास 2 कैपेसिटर हैं और ये उनके सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह यहाँ पर बिहेव कर रहा है। एक में तो डाइलेक्ट्रिक आपने फिल किया है और रिमेनिंग पोर्शन में आपका यहाँ पर एयर है, और वो सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हैं। मेंस में ऐसे क्वेश्चन काफी बार आए हैं। तो यहाँ पर आप सोच करके देखिए कि ये टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर है तो ये टी थिकनेस बेसिकली यहाँ पर इसका कैपेसिटेंस C1 और ये रिमेनिंग में एयर है तो उसका कैपेसिटेंस C2, और C1 बेसिकली क्या मेंशन करोगे यहाँ पे, C1 आप मेंशन करोगे एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स आपका हो जाएगा T, क्योंकि T थिकनेस है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और C2 जो है वो आप निकाल सकते हैं एयर में है। पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल से इक्विवेलेंट सभी निकाल लेंगे। इसी तरीके से ये वाले सवाल में अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट में K1 है, राइट में K2 है, ये आपकी कैपेसिटर की प्लेट्स हैं। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 2 कैपेसिटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। एक कैपेसिटर ये रहा, एक कैपेसिटर ये रहा। मेरे ख्याल से कैपेसिटेंस C1 और C2 सभी लोग यहाँ पर लिख लेंगे, और C1 और C2 लिखने के बाद आप इक्विवेलेंट यहाँ पर निकाल सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का। और इसी तरीके से आपका यहाँ पर ये सवाल है, इसको भी इसी तरीके से सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं। आगे अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब हम लोग इंसर्ट करते हैं यहाँ पर तो उस केस में आपकी जो कैपेसिटेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर एनर्जी है, अब उसमें भी 2 केसेस हैं कि आप जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं तब आपने बैटरी कनेक्ट करके रखी है या डिस्कनेक्ट करके रखी है। तो बैटरी अगर हम लोग कनेक्ट करके डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं तो हम जानते हैं कैपेसिटेंस तो k टाइम्स हो ही जाता है, तो कैपेसिटेंस तो आपका हो गया k टाइम्स। पोटेंशियल डिफरेंस आपका कॉन्स्टेंटली मेंटेन्ड है, बैटरी कनेक्टेड है तो वो V0 ही रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वही रहेगा क्योंकि बैटरी आपने कनेक्ट करके रखी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आपका मेंटेन्ड है तो वो सेम रहेगा। Q इज इक्वल टू CV होता है, तो Q इज इक्वल टू CV होता है तो V कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस k टाइम्स हो गया तो चार्ज को भी k टाइम्स होना पड़ेगा। चार्ज अगर k टाइम्स हो गया तो जो चार्ज डेंसिटी है वो भी k टाइम्स होगी, और पोटेंशियल एनर्जी को यहां पर लिखा जा सकता है हाफ CV²। जी जो कैपेसिटी उसमें V कांस्टेंट C k टाइम्स हो, तो मतलब कि
भी आपकी के टाइम्स हो जाएगी, यू नॉट मतलब के टाइम्स। सेकंड केस में था जब आपने यहां पर मेंटेन करके रखा है, मतलब कैपेसिटर को चार्ज कर लिए और फिर उसको आप आइसोलेट कर दिए, तो यहां पर उस केस में आप सोच करके देखिए चार्ज कैपेसिटेंस तो आपका के टाइम्स हो ही जाएगा। आप यहां पर चार्ज मेंटेन करके रखेंगे क्योंकि आपने सर्किट डिस्कनेक्ट कर दिया, चार्ज ना तो आ सकता है नहीं कहीं जा सकता है, तो वो सेम रहेगा। चार्ज अगर सेम रहेगा, चार्ज डेंसिटी भी आपका सेम रहेगा, और बेसिकली आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका 1/k टाइम्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Q इज इक्वल टू CV है, Q कांस्टेंट है, C अगर K टाइम होगा तो V 1/k टाइम होगा। और इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो वो भी 1/k टाइम्स, और एनर्जी भी आपकी 1/k टाइम्स हो जाएगी Q²/2C से। तो यहां से आप देखेंगे तो चार्ज आपका कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस आपका K टाइम्स होगा, तो आपका जो एनर्जी है वो 1/k टाइम्स हो जाएगा। और लास्ट टॉपिक के बारे में अगर हम लोग यहां पर बात करें, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक, तो फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक बेसिकली जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते समय यहां पर उसके भी दो केसेस हैं, उन दोनों केसेस में आप यहां पर फोर्स की वैल्यू याद रख सकते हैं कि जब आपने बैटरी को कनेक्ट करके रखा है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया है, तो जो फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक है वो इतना निकल करके आता है। और जब आपने बैटरी को यहां पर डिस्कनेक्ट करके रखा है, मतलब आइसोलेटेड कैपेसिटर जो कि ऑलरेडी चार्ज है, उसमें जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं तो उस पर जो फोर्स का फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से इतना निकल करके आता है, Q²/2C² इंटू DC/dx। तो ये आप याद रख सकते हैं यहां पर। तो ये एक क्विक रिवीजन था आपका करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटेंस का।